नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताएंगे ट्रांसफॉर्मर के महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन लेके आए हैं और आपके इसी प्रकार लगभग जितनी भी क्लास होगी यानी रोज़ आपको 20-25 क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन करवाएंगे। जो आगे आपके आईटीआई के एग्ज़ाम ले लो, भले ही आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम ले लो, यानी टेक्निकल जैसे आपकी डीएमआरसी, एनएमआरसी, इसरो और अभी हाँ भी आपकी जो भर्ती आने वाली है जेवीएनएल की, उससे संबंधित यानी सभी प्रकार की भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लियर कराए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शनों को हम बारीकी से हल करके आपको सभी जो किसी प्रकार की कन्फ्यूज है वो दूर करेंगे। तो आज आपको ट्रांसफार्मर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करा रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार करता है, यानी ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार करता हो बताओ। एसी पे करता है या डीसी बाई एसी और डीसी दोनों पर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी आपका ट्रांसफॉर्मर एसी पर कार्य करेगा। अगर आप उसको डीसी सप्लाई दोगे तो उसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 होता है, अतः डायरेक्ट सप्लाई देने पर आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। और तीसरा ये होगा नहीं, क्योंकि एसी डीसी दोनों प्रकार नहीं करते, एसी वाला है। और ये लास्ट का ऑप्शन तो वेस्ट नहीं है। तो पहला का कल एकदम करेक्ट आंसर है, एसी पर कार्य करता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपकी आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप व स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी, यानी ए और बी, यानी स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। तो जो कम वोल्टेज अधिक में चलेंगे वो कहलाते हैं आपके स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन है अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाला ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो जो अधिक वोल्टेज और कम वोल्टेज में बदलेगा तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी बढ़ाए तो स्टेप अप, घटाए तो स्टेप डाउन। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसफार्मर का कोर किस पदार्थ का बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर दोस्तों हमेशा सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सबसे करेक्ट आंसर इसका सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थितिक भाग है जिसकी दक्षता सबसे अधिक होती है, 95 से लेके 98% इसकी दक्षता होती है। बाकी आपके मोटर जनरेटर ये आपके जो मैकेनिक लॉस होने का इनकी दक्षता ट्रांसफार्मर से बहुत कम होती है था। सबसे ज़्यादा दक्षता ट्रांसफार्मर की दिखती है क्योंकि यह स्थैतिक युक्ति है, इसी कारण इसकी दक्षता सबसे अधिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसफार्मर के अति तापन यानी ओवर हीट का क्या कारण हो सकता है। तो इसके ओवर हीट का कारण क्या होगा दोस्तों। तो उच्च परिवेशी तापमान ये होगा नहीं, निम्न वोल्टेज ये भी निम्न भार ये भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अत्यधिक भार यानी ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मर ओवरहीट होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ट्रांसफार्मर के भाग है। तो दोस्तों बेडिंग ये भी ट्रांसफार्मर का भाग है, कोर ये भी ट्रांसफार्मर का भाग है, टर्मिनल ये भी ट्रांसफार्मर, इनमें से सभी ये सभी क्या है, ट्रांसफार्मर के भाग है। तो इसी के अनुसार आपका इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सभी ट्रांसफार्मर के भाग है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की अगला क्या, ट्रांसफार्मर की बेंडिंग निम्न में से किस पर की जाती है, यानी बेल्डिंग की जाती है। दोस्तों ये बेंडिंग है तो बेंडिंग हमेशा कोर पर की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई बेंडिंग होती है। तो जो लोड से जुड़ी हुई बेल्डिंग होती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी बेल्डिंग, यानी जो लोड से जुड़ी हुई सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसे सेकेंडरी बेल्डिंग बोल दिया। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सप्लाई से जुड़ी बेंडिंग कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर हम जो सप्लाई देते हैं तो सप्लाई हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग दी जाती है, तो सप्लाई को प्राइमरी बेंडिंग कहते हैं। अगला जो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कहता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर आपके फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर सी, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर कार्य करता है आपका ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में विद्युत का क्या कार्य है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर ठंडा करता है, ये सही नहीं है, रॉन्ग।
फिर वायु की नमी, हाँ ये एकदम करेक्ट आंसर, वायु की नमी कम करता है। क्या करता है, आपका ब्रीदर आता है, जो ब्रीदर में जो सिलिकॉन नामक पदार्थ आता है वो इसकी नमी को सोख लेता है। वोल्टेज नहीं, ये भी नहीं आएगा, और ट्रांसफार्मर को जनरेशन होती है, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी, वायु की नमी को सोखने के लिए। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के कोर की बेंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का प्रयोग ज़्यादा है? तो दोस्तों तांबा ये आएगा नहीं, फिर लोहा ये भी नहीं आएगा, फिर कॉपर ये भी नहीं आएगा। तो इंसुलेटेड तार आता है जो ट्रांसफार्मर की कोर को हमेशा बेंडिंग के काम में आता है। तो इंसुलेटेड तार क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या करता है, आपकी जो लोह क्षति, एक तो लोह क्षति होती है, एक ताम्र क्षति है। तो वह लोह क्षति को कम करने के लिए हम इसकी इंसुलेटेड तार से वेल्डिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का उपयोग के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके मान को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा यानी परिवर्तित करने के लिए, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग करते हैं स्नेहक, ये नहीं होगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ाने ये भी नहीं होगा। शीतलन ये हो सकता है दोस्तों। इंसुलेशन व शीतलन के लिए ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इंसुलेशन व शीतलन दोनों के लिए आपके ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डी, यानी इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए हम ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग करते हैं। अगला है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में से किस में मापी जाती है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवी यानी किलो वोल्ट एम्पीयर में मापी जाती है। इसका करेक्ट दिया जाए KW होता है जो आपकी जनरेटर की दक्षता होता है। केवी दोस्तों किसी की आती नहीं, KWH ये आपकी एनर्जी मीटर की दक्षता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, KVA यानी किलोवाट एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि निम्न में से होती है। आपकी कॉपर हानि कहाँ होती है? तो वो हमेशा वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग को क्या बोलते हैं? बेंडिंग बोलते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कितने दिन कि बेंडिंग है क्या? तो दोस्तों वाइंडिंग को ही भी क्या बोलते हैं? बेंडिंग बोलते हैं। शुद्ध हिंदी नाम है या नेमी नाम है। कोर में कोपलोस होता नहीं है, मेन वार्निंग इसमें भी नहीं होता है, बुशिंग इसमें भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी वार्निंग यानी बेंडिंग में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस हानि निम्न में से किस पर होती है? तो दोस्तों हमेशा लो हानि कोर में होती है। किस में होती है? कोर में होती है। वार्निंग में होगी नहीं, मेन बॉडी में नहीं होगी, और बुशिंग में भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होना चाहिए। तो दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच अनंत इंसुलेशन प्रतिरोध, तो आपने थ्योरी क्लास ली वहाँ देख लेना, तो अनंत प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है? दोस्तों तो आर्द्रता का प्रवेश करता, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। वोल्टेज को नियंत्रित करना, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तेल के तापमान में परिवर्तन के कारण तेल के फैला हुआ संकुचन को देखभाल करना, ये एकदम करेक्ट आंसर कंजर्वेटर है। यानी तेल के तापमान में परिवर्तन के कारण तेल के फैलाव देगा, वह संकुचन यानी जो गड्ढा होता है उसकी देख करता है। यानी कुल मिला के कंजर्वेटर का जो अतिरिक्त तेल की क्षतिपूर्ति करता है, कम होता है उसको बढ़ा देता है, बढ़ाता है उसको कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी बेंडिंग यानी वाइंडिंग के बीच का फेज अंतर होता है। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के वाइंडिंग के बीच जो फेज अंतर होता है वो दोस्तों 180 डिग्री का होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 180 डिग्री ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, और ये आ गया आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों के बीच जो फेज अंतर है ये क्या है? यानी 90 डिग्री इधर आ गया, 90 डिग्री इधर आ गया, तो 90 क्या हो गया? 180 डिग्री का फेज अंतर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन सा? तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में हमेशा क्या आती है? सिलिका जेल काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसे होता है? तो दोस्तों शुष्क सिलिका जेल का रंग हमेशा क्या होता है? नीला होता है। ठीक है दोस्तों, तो शुष्क का पूछे तो क्या हो गया? नीला। अब आपको पूछे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसे होता है? तो दोस्तों नमी सोखने के बाद उसका रंग हो जाए सफ़ेद। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर आएगा सफ़ेद, इसका करेक्ट आंसर सफ़ेद। तो आज ट्रांसफार्मर के लेसन में आपके 25 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे रोज़ एक वीडियो लगभग आपकी 10-15 क्लास होगी ट्रांसफार्मर की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।